साथियों, आज छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुभकामनाएं इसलिए क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शाहू जी महाराज सामाजिक लोकतंत्र का आधार स्तंभ हैं। हमें उनका जन्मदिन त्यौहार की तरह मनाना चाहिए। ऐसा क्यों कहा था बाबा साहब ने? और ख़ुद बाबा साहब के बारे में शाहू जी महाराज ने 1920 में दलितों की एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मुझे लगता है डॉक्टर अंबेडकर के रूप में तुम्हें तुम्हारा मुक्तिदाता मिल गया है। मुझे उम्मीद है कि वह तुम्हारी गुलामी की बेड़ियों को काट डालेंगे। क्या था बाबा साहब और शाहू जी महाराज के बीच का संबंध? क्यों बाबा साहब कह रहे हैं कि हमें उनके जन्मदिन को त्यौहार की तरह मनाना चाहिए? और क्यों शाहू जी महाराज बाबा साहब को दलितों के मुक्तिदाता के रूप में देख रहे हैं? इसको समझने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। शाहू जी महाराज आज हिंदुत्व के बड़े लंबरदार के रूप में जाने जाने वाले शिवाजी की तीसरी पीढ़ी के वंशज हैं। जी हाँ, वही शिवाजी जो स्वतंत्र राज्य स्थापित करते हैं, लेकिन उन्हें मराठा ब्राह्मणों ने क्षत्रिय मानने से इनकार कर दिया था। पेशवाई ब्राह्मणों ने उनका राज तिलक करने से इनकार कर दिया था। उन्हीं शिवाजी को आज हिंदुत्व का रक्षक के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। उनकी ही तीसरी पीढ़ी में शाहू जी महाराज आते हैं। उनका जन्म 26 जून 1874 को हुआ था। उनके बचपन का नाम यशवंत राव था। 3 साल की अवस्था में ही माँ का देहांत हो गया। उसके बाद कोल्हापुर की रानी आनंदीबाई ने उन्हें गोद लिया और 2 जुलाई 1894 को शाहू जी महाराज कोल्हापुर स्टेट के राजा बने। शूद्र राजा के तौर पर शाहू जी महाराज को हम जानते हैं, लेकिन यहीं पर यह भी विचार करने की ज़रूरत है कि शिवाजी को शूद्र राजा के रूप में क्यों इतिहासकार अभी उनका उल्लेख नहीं करते। लेकिन शाहू जी महाराज को एक शूद्र राजा के रूप में और एक ऐसे राजा के रूप में जो शूद्रों ही नहीं बल्कि दलितों या उस समय के अछूतों के उद्धारक के रूप में सामने आता है। क्या उन्होंने किया? दरअसल राजा बनने के बाद 1901 में उन्होंने कोल्हापुर राज्य की जनगणना करवाई और उसके आधार पर अछूतों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सार्वजनिक किया। 1902 में उन्होंने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में दलित और पिछड़ों को 50% आरक्षण दिया अपने राज्य में। मित्रों, इस वीडियो में इतना वक्त नहीं है कि मैं उन परिस्थितियों का जिक्र कर पाता कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। एक राजा होने के बावजूद शूद्रों और दलितों के प्रति जो हमदर्दी और जो स्थितियों के बारे में उनको जानकारी हुई, उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है उसको कभी और। लेकिन शाहू जी महाराज पहले व्यक्ति हैं इस देश में जो आरक्षण को लागू करते हैं अपने स्टेट में, और इसीलिए इस देश का सबसे बड़ा तबका, इसमें दलित, आदिवासी, अनुसूचित जनजाति, ये सब उन्हें आरक्षण के उन्नायक के रूप में देखते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो प्रभावित थे गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले से। गुलामगिरी उनकी पसंदीदा किताब थी। उन्होंने सत्यशोधक समाज आंदोलन भी चलाया। हम लोग जानते हैं कि ज्योतिबा फूले
उसके प्रवर्तक थे। शाहू जी महाराज ने आगे चल कर के शिक्षा और उसमें खास करके सुधार के लिए बड़े काम किए। 1912 में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया। जो 25 जुलाई 1917 को उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क घोषित किया। और मित्रों, आपको याद होगा जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो सर्व शिक्षा अभियान जो चल रहा था उससे आगे चल करके शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क घोषित करना, उसके एक शताब्दी के बाद ये दिखाता है कि शाहू जी महाराज का दृष्टिकोण कितना व्यापक था। इसके बाद वो दलित और पिछड़ों के लिए निःशुल्क छात्रावासों की व्यवस्था करते हैं। उसको उन्होंने नाम दिया था शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाउस। 15 अप्रैल 1920 को इसका उद्घाटन नासिक में हुआ और वहाँ पर उस समारोह में जो भाषण दिया था शाहू जी महाराज ने, उसकी एक पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है जो मुझे लगता है कि उनके पूरे जीवन दर्शन को समझने के लिए एक तरह की चाबी है। वो कहते हैं कि जातिवाद का अंत जरूरी है, जाति को समर्थन देना अपराध है, हमारे समाज में सबसे बड़ी बाधा जाति है। ये जो समझ थी, यही समझ आगे चल कर के डॉक्टर अंबेडकर उसको विकसित करते हैं और जाति के अंत एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जैसी किताब में वो उन तमाम वर्ण व्यवस्था की विद्रूपताओं को दिखाते हुए उसके खात्मे की बात ही नहीं करते बल्कि उसका ऐलान करते हैं, उसको ज़रूरी बताते हैं। लेकिन ये काम, ये बात, ये चेतना पहले शाहू जी महाराज सामने लेकर के आते हैं, उसके बारे में कहते हैं। ठीक इसी तरह से वो और ज़्यादा प्रगतिशील होते हैं जब कोल्हापुर स्टेट के तमाम मंदिरों की जो संपत्ति है, उसकी जो आय है, उसे सरकारी घोषित करते हैं और मराठा पुजारियों की नियुक्ति करते हैं। 1920 में बाकायदा उन्होंने पुजारियों के प्रशिक्षण के लिए विद्यालय खोले थे। आपको याद आएगा कि जिस तरह से तमिलनाडु में स्टालिन ने अभी मंदिरों में पिछड़ों और दलितों को पुजारी बनाने का जो कानून लागू किया है, ये शाहू जी महाराज कोल्हापुर स्टेट में बहुत पहले कर चुके हैं। जातिवाद को वो कहते हैं कि ये सबसे बड़ी बाधा है समाज के लिए, तो इसलिए इसके लिए वो काम भी करते हैं। मसलन अस्पतालों में वो अछूतों की एंट्री माने उसके प्रवेश को घोषित करते हैं। आप सोचिए कि स्कूलों में, अस्पतालों में, सार्वजनिक स्थलों पर उन अछूतों की कोई एंट्री नहीं थी। वे तड़प तड़प कर मर जाएं, लेकिन कोई डॉक्टर उनको छू नहीं सकता, कोई वैद्य उनको छू नहीं सकता, वो अस्पताल में दाखिल नहीं हो सकते। उनका अज्ञानता में जीवन अंधेरे में गुजर जाए, लेकिन वो ज्ञान के दहलीज पर नहीं जा सकते। माने स्कूल में उनको प्रवेश नहीं मिल सकता। लेकिन इसे ख़त्म किया, इस निषेध को ख़त्म किया शाहू जी महाराज ने। इसी के साथ साथ बलूतदारी जैसी प्रथा को ख़त्म किया 1917 में। 1918 में वतनदारी प्रथा को समाप्त किया। और ये दो प्रथाएं ऐसी थीं जो अछूतों को संपत्ति अर्जित नहीं करने दे सकती थीं, उन्हें भूस्वामी बनने का अधिकार नहीं था। गाँव में एक तरह से गुलामी की प्रथा थी, वतनदारी बलूतदारी के माध्यम से उसको उन्होंने ख़त्म किया। स्त्रियों की आज़ादी के लिए उन्होंने मिताक्षरा जो न्याय सिद्धांत था उसको समाप्त किया। इसी तरह से और भी ढेर सारे सुधार हैं। संक्षेप में मैं यहाँ क्रमबद्ध रूप से उनको यहाँ रख रहा हूँ। एक बहुत छोटी सी उम्र, महज 48 साल की उम्र मिली थी शाहू जी महाराज को, लेकिन 6 मई 1922 को जब उनका देहांत हुआ, उसके पहले उन्होंने वो कर दिखाया कि जिसके वजह से बाबा साहब ने कहा था कि हमें उनके जन्मदिन को त्यौहार की तरह मनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।